एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मैं भगवान पर विश्वास करता तो वो स्पिनोजा के भगवान होते। अगर तुम कभी जिंदगी के गहरे अंधेरों से गुजरे हो, कभी गुस्से की आग में जले हो, कभी दुख के दलदल में डूबे हो, या किसी से ऐसी नफरत की हो कि ऐसा लगता हो कि किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया हो, तो समझो तुम एक नए द्वार के सामने खड़े हो, एक नए डोर के या गेट के सामने खड़े हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल कर रहे हो, जैसे तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, ये सब एक इल्यूजन है। तुम एक बड़े समुंदर की एक छोटी सी लहर हो जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि एक बड़े इनविजिबल सिस्टम के रूल के हिसाब से चल रही है। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा पूरा वजूद, ये सब कोज एंड इफेक्ट के एक अनंत चेन का हिस्सा है। जो चीज तुम्हें कंट्रोल करती है, उसको समझना ही पहला कदम है आजादी की तरफ, फ्रीडम की तरफ, मोक्ष की तरफ। अगर तुम अपनी रियलिटी को डीपली ऑब्जर्व करो ना, बिल्कुल डीप जाके ऑब्जर्व करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम मशीन की तरह ऑपरेट करते हो। यह समझना जरूरी है, जो तुम महसूस करते हो वो बस एक सरफेस लेवल की बातें हैं। उसके पीछे एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक मैकेनिज्म है जो तुम्हें चला रहा है। पर अगर तुम समझ गए कि ये कैसे काम करता है, तो तुम इसके गुलाम नहीं रहोगे। अब तुम मास्टर बन सकते हो। सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो सच देखने के लिए? अगर तुम आजाद होना चाहते हो, तो तुम्हें स्पिनोजा की दुनिया में एंटर करना पड़ेगा, स्पिनोजा की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। आज तुम सीखोगे अपने इमोशन का डीपर साइंस। क्यों तुम रिएक्ट करते हो, क्यों तुम हैप्पीनेस चेज करते हो, और कैसे तुम खुद को एक इनफाइनाइट और पावरफुल एंटिटी की तरह देख सकते हो, उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हो। दुनिया को रैशनल नजर से देखना, कैसे कोज एंड इफेक्ट के रूल्स समझ के तुम एक विक्टिम नहीं, एक प्लेयर बन सकते हो। ट्रू फ्रीडम क्या होती है, और क्यों ज्यादातर लोग एक ऐसी जेल में जीते हैं जो उन्होंने खुद बनाई हो। एक रैशनल, जॉयफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के क्या तरीके हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे स्पिनोजा की फिलॉसफी के थ्रू। स्पिनोजा काफी डेंजरस फिलोसोफर थे। डेंजरस पर क्यों? क्योंकि उन्होंने डोगमा और इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश की। इसी वजह से उन्हें उनके समय में एथीस्ट, रेविलियन, मैवरिक माना गया। क्रिश्चियन और जूइस दोनों कम्युनिटीज ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मैं भगवान पर विश्वास करता तो वो स्पिनोजा के भगवान होते। और हीगल ने कहा, या तो तुम स्पिनोजा हो या तुम फिलोसोफर नहीं हो। तो जो लोग सोचते हैं कि फिलोसफी सिर्फ एक यूजलेस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, उनको यह समझना चाहिए स्पिनोजा एक प्रैक्टिकल गाइड है लाइफ के हर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं ये जर्नी स्पिनोजा के साथ। स्पिनोजा एक डच जूइश फिलोसोफर थे जिन्हें एथिक्स और मेटाफिजिक्स के वर्ल्ड में एक यूनिक पोजीशन मिली। उनको क्रिश्चियन और जूइश दोनों ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल सोच पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया था। वो सिंपल लाइफ जीते थे, वो लेंस पॉलिश करके पैसा कमाते थे। सोचो यार, एक बंदा लेंस पॉलिश कर रहा है पूरे दिन अपना पेट भरने के लिए, और वो बंदा
जब फिलोसफी के ऊपर काम करता है तो पूरी फिलोसफिकल सिस्टम को चेंज करने का दम रखता है। बेशक स्पिनोजा इकोनॉमिक हायरार्की में काफी नीचे थे, बट इंटेलेक्चुअल हायरार्की में काफी ऊपर थे। तो जिनको भी लगता है, जिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है, जिन ऑफिस में बॉसेस को ऐसा लगता है, जिन टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, या ये बंदा गांव में खेतों में काम करता है, इसको क्या पता होगा, उन सब के लिए एक छोटा सा और प्यारा सा मैसेज है। चाहे बंदा भौतिक दुनिया में, मतलब इकोनॉमिक हायरार्की में, चाहे वो नीचे हो, जब तक आपने उसके थॉट्स नहीं समझे हो तब तक उसको छोटा मत मानो। स्पिनोजा इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है। उनका काम द एथिक्स उसके मरने के बाद पब्लिश हुआ और ये एक रेवोल्यूशनरी किताब बनी। अगर हम स्पिनोजा की लेगेसी के बारे में बात करें तो स्पिनोजा की फिलॉसफी रैशनैलिटी और इमोशंस के कंट्रोल के ऊपर थी। उनका मानना था कि अगर हम चीजें समझने लगे तो नेचुरली हम ज्यादा पीसफुल और वर्चुअस लाइफ जी सकते हैं। तो अगर तुम सच में डीपली फिलोसफी को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्पिनोजा एक मस्ट रीड फिलोसफर है, मस्ट रीड। तो आज हम स्पिनोजा की एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे, स्पिनोजा की मेटाफिजिक्स के बारे में बात करेंगे, स्पिनोजा के एथिक्स के बारे में बात करेंगे। और जो इस लेक्चर का सोर्स है वो है इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी। आपको जस्ट गूगल पे ये सर्च करना है और वहाँ जाके आप स्पिनोजा के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर हम स्पिनोजा की मेटाफिजिक्स की बात करें तो स्पिनोजा के मेटाफिजिक्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ अपनी। जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जैसे पहले हमने प्लेटो पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, डिकार्ट पढ़ा, सोक्रेटिस पढ़े, वो सब ना रियलिटी को डिफाइन करने में लगे थे कि रियलिटी क्या है। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों हर फिलोसफर रियलिटी को क्यों डिफाइन करना चाहता है। और अगर आप भी यही सोच रहे हो कि हर फिलोसफर रियलिटी को क्यों डिफाइन करना चाहता है, तो इसका मतलब आप और मैं एक सेम पेज पे हो, क्योंकि रियलिटी ही सब कुछ है। जो तुम भी देखते हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, ये सब रियलिटी का एक हिस्सा है। फिलोसफर रियलिटी को डिफाइन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इसके काफी सारे रीजंस हैं, और उनका सबसे मेन रीजन है वो है सर्वाइवल एंड कंट्रोल। इंसान का सबसे प्राइमल इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल करना, जिंदा रहना। अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि दुनिया का सिस्टम कैसे काम करता है तो तुम अपनी लाइफ को बेहतर कंट्रोल कर सकते हो। जितना तुम रियलिटी को समझोगे उतना तुम सही डायरेक्शन से रह सकोगे। सेकंड रीजन है इल्यूजन से आजादी। रियलिटी को डिफाइन करने का एक बड़ा रीजन है ट्रुथ और इल्यूजन का फर्क समझना। लोग अक्सर अपनी लाइफ एक इल्यूजन में जीते हैं, जैसे फ्री विल का इल्यूजन, हैप्पीनेस का इल्यूजन, आइडेंटिटी का इल्यूजन। फिलोसफर चाहते हैं कि तुम्हें असली और झूठी चीजों का फर्क समझ आए। थर्ड है मीनिंग और पर्पस की तलाश। ये मेरा फेवरेट है। हर इंसान एक मीनिंग चाहता है। अगर तुम्हें पता ही ना हो कि रियलिटी क्या है तो तुम अपनी जिंदगी का पर्पस कैसे ढूंढोगे। जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड क्यों करता हूं, आप ये लेक्चर क्यों सुनते हैं, आपके इस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे और मेरे इस पर्टिकुलर एक्शन के पीछे एक पर्पस है, एक मीनिंग है। मुझे लेक्चर बनाने में, फिलोसफी पढ़ने में अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, आपको नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है। दैट इज अ पर्पस। फोर्थ है पावर और नॉलेज का कनेक्शन।
नॉलेज इज पावर, हमें सबको पता है। और जिस इंसान के पास रियलिटी का नॉलेज है उसके पास दुनिया को बदलने की पावर है। जैसे प्लेटो ने फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया था। उनका बोलना था कि जो लोग रियलिटी को डीपली समझ सकते हैं वही वही लोग होते हैं जो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, सोसाइटी को चला सकते हैं, और वही लोग डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी को कैसे काम करना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने रियलिटी को एक इकोनॉमिक स्ट्रगल की नज़र से देखा और कम्युनिज्म का आइडिया दिया। कई 100 सालों पहले कार्ल मार्क्स ने अपनी थॉट्स, अपनी आइडिया एक्सप्रेस किए और आज भी हमारी सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट है। तो असली सवाल ये है, तुम अपनी रियलिटी समझना चाहते हो या बस दुनिया का एक प्रोग्राम पीस बन के रह जाना चाहते हो? अगर एक्चुअल में तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जब मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि धीरू भाई अंबानी अडानी बनना चाहते हो, नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे बोलने का मतलब है कि एक बेहतर, एक फोकस्ड, एक संतुलित इंसान बनना चाहते हो जो टफ टाइम में घबराता नहीं है बल्कि स्टेबल रहता है। उसके लिए कोई चीज़ बड़ी और छोटी नहीं है, उसके लिए सब सेम है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों सब फिलोसोफर रियलिटी को डिफाइन करने में जुटे रहते हैं, क्योंकि रियलिटी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम स्पिनोजा की मेटाफिजिक्स की बात करें, जैसा कि हमें पता है कि मेटाफिजिक्स का मतलब होता है व्हाट इज रियलिटी, और एपिस्टल, मैं बड़ी सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि जो रियलिटी है हम उसे कैसे जान सकते हैं। और एथिक्स में अब पर्सन सोचता है कि मुझे रियलिटी भी पता है, मुझे ये भी पता है कि मैं रियलिटी तक कैसे पहुंच सकता हूँ, पर उसका मैं करूँगा क्या, ऐसी नॉलेज का मैं करूँगा क्या, उसका मीनिंग क्या है? तो वो एथिक्स की वो में बाहर आता है। तो वो इंसान बताता है कि हमें कैसे एक सोसाइटी के रूम में रहना है, हमें कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, वो एथिक्स का पार्ट है। तो हम अगर मेटाफिजिक्स का पार्ट करें, स्पिनोजा का देखें, इसमें वो बताते हैं कि रियलिटी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है अक्षय, जो मुर्दा लोगों से बात कर सकते हैं, उनके पास ऐसी तांत्रिक शक्तियां हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जय और स्पिनोजा के साथ पॉडकास्ट करें, और उस पॉडकास्ट का वो मुझे अब, वो तो भूत है और वो अपनी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते, तो वो एक ट्रांसक्रिप्ट दे देते हैं मुझे अपनी पॉडकास्ट की। अब मैं वही ट्रांसक्रिप्ट आपको बताऊंगा कि अक्षय और स्पिनोजा के बीच में क्या बात हुई। तो अक्षय, स्पिनोजा भाई जी, रियलिटी क्या है, मुझे बताया कि मैं इसे कैसे समझ सकता हूं। स्पिनोजा, ये एक बहुत ही गहरा क्वेश्चन है अक्षय, पर पहले तुम मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो। अभी अपने आसपास देखो, जो तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, क्या वही रियलिटी है? अक्षय, हाँ, मतलब जो कुछ भी मेरे आसपास है, लोग, चीजें, हवा, धरती, ये फोन, लैपटॉप, मम्मी, पापा, सिस्टर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी बंदी, यही तो रियलिटी है। बट क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? स्पिनोजा, थोड़ा और गहरा सोचो, इतने से काम नहीं चलेगा। अक्षय, गहरा मतलब क्या, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप बताओ। स्पिनोजा, ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स इमेजिन, तुम एक पानी में डूबी हुई लकड़ी देखते हो, क्या तुम्हें वो सीधी दिखती है या मुड़ी हुई दिखती है? अक्षय, हाँ, वो मुड़ी हुई दिखती है। स्पिनोजा, लेकिन जब तुम उसे बाहर निकालते हो तो वो सीधी होती है या मुड़ी हुई होती है? अक्षय, होती तो वो सीधी ही है। स्पिनोजा, तो अब बताओ, जो तुम्हें पानी में दिखा वो सच था या पानी के बाहर दिखा वो सच था? अक्षय, नहीं,
वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था। असली रियलिटी तो ये है कि लकड़ी सीधी है। स्पिनोजा, बिल्कुल। मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं जरूरी नहीं है कि वही सच हो। रियलिटी सिर्फ हमारी सेंसेस पर डिपेंड नहीं करती। एक और एग्जांपल लो। तुमने कभी मिराज देखा है? मतलब गर्म रोड पर दूर से लगता है कि वहां पानी है, पर लेकिन वहां पे कुछ नहीं होता। अक्षय, हाँ हाँ, ये तो गर्मियों की छुट्टियों में जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमें दिखता था दूर से। जब हम दूर से रोड के ऊपर देखते तो वहां एक ना मिराज होता था। मिराज नहीं, मतलब ऐसा लगता था दूर से कि पानी है, पर लेकिन जब पास आते थे तो कुछ भी नहीं होता था। स्पिनोजा, सही। मतलब जो तुम देख रहे हो वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। तो हम रियलिटी को कैसे समझे? अक्षय, हाँ ये तो कंफ्यूजन हो गया रे भाई। अगर जो हम देख रहे हैं वही रियलिटी नहीं है तो फिर असली रियलिटी क्या है? सिनोजा, यही तो यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। रियलिटी को समझने के लिए हमें उस चीज तक पहुंचना होगा जो अपने आप में एग्जिस्ट करती हो और किसी और चीज पे डिपेंड ना करती हो, और वो हमेशा रहती है, कभी खत्म नहीं होती। अक्षय, मतलब? स्पिनोजा, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अपनी आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज, और एक दिए को इमेजिन करो। अगर तुम केवल रोशनी को देखोगे, उसी पे पूरी कंसंट्रेशन लगाओगे, अपनी पूरा फोकस लगाओगे, तो तुम्हें लगेगा सिर्फ रोशनी ही है, पर उसका सोर्स नहीं दिखेगा। अगर तुम फिर सिर्फ उसकी बाती पे ध्यान लगाओगे, उसी को देखोगे, तो लगेगा ये सिर्फ एक सूत का धागा है। लेकिन अगर सिर्फ तेल देखोगे तो लगेगा कि ये एक अलग चीज है। लेकिन जब ये सब एक साथ आता है तब एक दिया जलता है। रियलिटी भी ऐसे ही काम करती है। हमें उस रियलिटी को समझना होगा जो सब कुछ का एक्चुअल रूट है। अक्षय, हैं? ये क्या? तो वो एक्चुअल रूट क्या है? मैं उसे कैसे समझ सकता हूं? मैं उसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकता हूं? मुझे बताओ बड़का जी। स्पिनोजा, हाँ 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 हाँ, उस एक्चुअल रूट को मैं सबस्टांस कहता हूं। रियलिटी सबस्टांस से बनी है। अक्षय, सबस्टांस? हैं? ये क्या है? तो क्या रियलिटी का एक्चुअल रूट सबस्टांस है? स्पिनोजा, बिल्कुल, 100%। और सबस्टांस वो है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करता। रियलिटी को समझने के लिए हमें पहले सबस्टांस को समझना होगा। अक्षय, अच्छा, तो अब मुझे सब्सटेंस के बारे में जानना होगा, तो बताओ मुझे सब्सटेंस के बारे में। स्पिनोजा, तो सुनो, सब्सटेंस को अच्छे से समझने के लिए हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट पार्ट में हम 4 डेफिनेशन को देखेंगे जो सब्सटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। सेकंड पार्ट में हम 2 प्रोपोजिशन पर ध्यान देंगे जिन पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन डिपेंड करती है, और थर्ड पार्ट में हम डेमोन्स्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अक्षय, ओके, ठीक है, लगता है बहुत मजा आएगा आज। स्पिनोजा, बाय सब्सटेंस आई अंडरस्टैंड what is in itself and is conceived through itself, that is, that whose concept does not require the concept of another thing from which it must be formed. अक्षय, स्पिनोजा भाई जी, ये क्या? इसका क्या मतलब है? स्पिनोजा, सब्सटेंस वो होता है जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में ही एग्जिस्ट करता है। अक्षय, अपने आप में एग्जिस्ट करता है? इसका क्या मतलब है? मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हो? कोई एग्जांपल तो दो। स्पिनोजा, बिल्कुल, तुम स्पेस के बारे में सोचो। प्लैनेट्स और स्टार आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन स्पेस खुद वही बना रहता है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। अक्षय, अच्छा, इसका मतलब स्पेस किसी और
चीज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो कुछ उसके अंदर है वो उस पर डिपेंड करता है, जैसे अर्थ, प्लेनेट, स्टार, सन एक्सेट्रा। स्पिनोजा: बिल्कुल सही। इसी तरह सब्सटेंस भी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में ही होता है। अक्षय: ठीक है, लेकिन आपने ये भी कहा था कि सब्सटेंस सिर्फ अपने आप से ही समझा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? स्पिनोजा: मतलब यह है कि सब्सटेंस को समझने के लिए किसी दूसरी चीज की नीड नहीं होती। मान लो तुम एक ट्री के बारे में सोचते हो, मानो अपने दिमाग में ट्री को इमेजिन करो, तो तुम्हें मिट्टी, पानी, धूप का भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। अक्षय हैरानी वाले फेस के साथ: ये तो सही है कि एक पेड़ इन चीजों के बिना नहीं रह सकता, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हर चीज को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, जैसे मेरे घर को सीमेंट की, रेत की, सरिये की, पानी की, और जैसे मेरे फोन को कवर की, बैटरी की, स्क्रीन की। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब्सटेंस को किसी और चीज की जरूरत ना पड़े? मतलब आप ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, इस पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करो, कुछ अच्छे से बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार स्पिनोजा, सब्सटेंस अलग है, उसे समझने के लिए किसी और चीज की सपोर्ट नहीं चाहिए। देखो यार, तुम्हारा बोलना बिल्कुल सही है कि दुनिया की ज्यादातर चीजों को दूसरी चीजें चाहिए होती है, या तो समझने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शेडो बिना लाइट और बिना एक ऑब्जेक्ट के नहीं बन सकती। अक्षय: हाँ, अगर लाइट नहीं होगी तो शेडो कैसे बनेगी? स्पिनोजा: बिल्कुल सही, पर सब्सटेंस लाइट की तरह है, वो बिना किसी और के भी एग्जिस्ट करता है। जैसे स्पेस खाली है, फिर भी वहां लाइट एग्जिस्ट करती है। अक्षय: ओके, मतलब क्या सब्सटेंस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है? स्पिनोजा: हाँ, इट इज द फंडामेंट इट इज द फंडामेंटल एसेंस ऑफ रियलिटी। वो अपने आप में ही है और किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। अक्षय: अब थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप बोल रहे हो कि सब्सटेंस का मतलब है वो चीज जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, बिना किसी और चीज पर डिपेंड किए। स्पिनोजा: बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो अक्षय। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है और किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये सब्सटेंस दिखता कैसे है? इसका रंग क्या है? इसकी शक्ल क्या है? मतलब लॉजिकली तो मुझे समझ आ रहा है, पर मैं उसे इमेजिन नहीं कर पा रहा। जैसे एक एप्पल होता है, जो मैं एप्पल बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में एप्पल की पिक्चर बनने लगती है, बट जब आप सब्सटेंस बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में कोई पिक्चर ही नहीं बन रही। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। थोड़ा कुछ 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 अलग तरीके से बताओ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं उसे कैसे इमेजिन करूं? स्पिनोजा: बहुत अच्छा सवाल है अक्षय। तुमने एक गहरी समस्या को पकड़ा है, और यही वजह है कि अब एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट आता है। अब हमें एट्रीब्यूट समझना पड़ेगा। अक्षय: एट्रीब्यूट? अब ये क्या है? स्पिनोजा: वाई एट्रीब्यूट? आई अंडरस्टैंड व्हाट द इंटेलेक्ट परसीव ऑफ ए सब्सटेंस as constituting its essence. What the mind understands as the essential nature of a substance. In simple words, an attribute is how we recognize and understand what something truly is. अक्षय: यार बड़कत जी, थोड़ा सिंपल वे में बताओ ना। स्पिनोजा थोड़ा मुस्कुराते हुए: ओके 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 ओके। सोचो, अगर सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं? कोई भी चीज तभी हमारी समझ में आती है जब उसका कोई एस्पेक्ट या फीचर हमें दिखाई दे। इसी वजह से एट्रीब्यूट वो होता है जिसके जरिए या जिसके माध्यम से हम सब्सटेंस को समझते हैं। एक एनालॉजी लो, तुम माइक्रोब्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम माइक्रोस्कोप का यूज करते हो तो
माइक्रोब्स तुम्हारे सामने आ जाते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप एक मीडियम है जो उस रियलिटी को दिखाता है जो पहले इनविजिबल थी। वैसे ही सब्सटेंस डायरेक्टली समझ नहीं आता, पर उसके एट्रीब्यूट्स के माध्यम से हम उसका होना पहचान सकते हैं। अक्षय, अच्छा, मतलब एट्रीब्यूट एक तरह से सब्सटेंस की आइडेंटिटी है। पर ये पहचान कैसी होती है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो स्पिनोजा? चलो एक और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। समुंदर और उसकी लहरों को सोचो। समुंदर का एक्चुअल रूप सिर्फ पानी है, लेकिन हम समुंदर को कैसे समझते हैं? उसकी एसेंस क्या है? उसकी लहरें उसकी एसेंस है, बहता पानी की आवाज उसकी एसेंस है, उसकी गहराई उसकी एसेंस है। ये सब एट्रीब्यूट्स है जो हमें समुंदर के होने का एहसास दिलाते हैं। तो समुंदर का सब्सटेंस पानी है और उसकी लहरों का एसेंस और गहराई उसके एट्रीब्यूट्स है। और इस बात को ध्यान रखना कि एट्रीब्यूट्स का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक से नहीं है। तुम कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे समुद्र का कलर, टेम्परेचर, उसके पानी का टेस्ट, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ना कि उसकी एसेंस। एट्रीब्यूट्स तो एसेंस से रिलेटेड है। अगर समुद्र का कलर, टेम्परेचर चेंज भी हो जाए, पर फिर भी उसकी एसेंस सेम ही रहेगी। जैसे बहता पानी और उसकी गहराई। अक्षय, अच्छा, मतलब सब्सटेंस को उसके एट्रीब्यूट के माध्यम से समझते हैं हम। स्पिनोजा, बिल्कुल। अक्षय एक लंबी सांस लेते हुए, ओके, बट अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम उस एसेंस को कैसे समझ सकते हैं जिस एसेंस की तुम बात कर रहे हो? स्पिनोजा, ये बहुत ही गहरा और अच्छा क्वेश्चन है अक्षय। तो सुनो, हम सब्सटेंस की एसेंस को दो तरीकों से समझ सकते हैं, थॉट एंड एक्सटेंशन। अक्षय, अब ये क्या है? मतलब पहले आप बोल रहे थे रियलिटी सब्सटेंस है, फिर आप बोलने लगे सब्सटेंस को हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है। अब आप बोल रहे हो कि एट्रीब्यूट्स को थॉट और एक्सटेंशन में डिवाइड कर दो, मतलब कि इसके जरिए समझ सकते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ा और अच्छे से समझाओ, मतलब कोई एग्जांपल देके समझाओ। स्पिनोजा, देखो अक्षय, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो दो तरीकों से समझा जा सकता है, थॉट और एक्सटेंशन से। थॉट मतलब मानसिक तत्व, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में हो, जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में हो सकता है। और सेकंड है एक्सटेंशन, मतलब भौतिक तत्व, जो कुछ भी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तुम्हारी सोच और फिजिकल दुनिया एक ही रियलिटी के दो एक्सप्रेशन है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्षय। इसको ध्यान से सुनो, अपनी कमर सीधी रखो, पूरा फोकस करो, आंखें बंद करो, और जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसे इमेजिन करो। तुम्हारी सोच और फिजिकल दुनिया जो तुम्हारे आसपास है, ये एक ही रियलिटी के दो एक्सप्रेशन है। अक्षय, ओके, क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो? स्पिनोजा, एक वीडियो गेम का एग्जांपल लेते हैं। वीडियो गेम के अंदर जो करेक्टर सोचता है, डिसीजन लेता है या कोई प्लान बनाता है, ये थॉट का पार्ट है। गेम के ग्राफिक्स, मूवमेंट्स और जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक्सटेंशन है। दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, बस अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अक्षय, थोड़ी जमी नहीं है एग्जांपल, कुछ और बताओ ना, थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करके समझाओ यार। स्पिनोजा, चलो ठीक है, मैं तुझे थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाता हूँ। पहला थॉट, मतलब मानसिक तत्व, दिमाग की दुनिया। थॉट थॉट का मतलब है माइंड, सोचने की शक्ति, आइडियाज, इमोशंस और इमेजिनेशन। तुम एक कहानी सोच रहे हो, ये थॉट है। तुम एक गाना याद कर रहे हो, ये थॉट है। तुम कल क्या करोगे, ये प्लान बना रहे हो, ये भी थॉट है। ओके, अब सेकंड है एक्सटेंशन,
मतलब फिजिकल रियलिटी। एक्सटेंशन का मतलब है जो कुछ भी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑब्जेक्ट, बॉडी, स्पेस, मोशन, टीवी, घर, लैपटॉप, कुत्ता, गधा, बकरी, भेड़, ये सब एक्सटेंशन है। जब तुम फुटबॉल को किक करते हो, ये भी एक्सटेंशन है। जब तुम चाय का कप पीते हो, ये भी एक्सटेंशन है। जब तुम एक पेड़ को देख रहे हो, ये भी एक्सटेंशन है। अक्षय, हाँ अच्छा, अब मुझे समझ तो आ रहा है, पर मुझे एक और एग्जांपल दो ना, जो डेली लाइफ से रिलेटेबल हो। कुछ और एग्जांपल स्पिनोजा। अच्छा, चलो स्मार्टफोन का एग्जांपल लेते हैं। एक स्मार्टफोन उठाओ, उसका हार्डवेयर सब्सटेंस है, लेकिन क्या तुम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखकर उसका एक्चुअल फंक्शन जान पाओगे? क्या तुम सिर्फ हार्डवेयर देखकर उसका एक्चुअल फंक्शन जान पाओगे? नहीं। तुम्हें उसकी स्क्रीन, एप्स, टच रिस्पॉन्स और साउंड के माध्यम से उसका काम समझते हो। स्क्रीन तुम्हारे इनपुट का रिस्पॉन्स दिखाती है, स्पीकर तुम्हारी आवाज़ से इंटरेक्शन दिखाती है, टच तुम्हारे एक्शंस को फ़ोन कैसे परसीव करता है। ये सब एट्रीब्यूट्स है जो स्मार्टफोन का एक्चुअल नेचर दिखाने का काम करते हैं। अक्षय, ओके। हम्म अब एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में। अगर हम सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स, थॉट्स और एक्सटेंशन को समझ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते? स्पिनोजा, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो अक्षय। मेरा मानना है कि सब्सटेंस के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर इंसान सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स को समझने की कैपेसिटी रखता है, थॉट और एक्सटेंशन। जैसे कि एक ब्लाइंड पर्सन कलर्स को समझ नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलर एग्जिस्ट नहीं करते। हम भी शायद इनफाइनाइट रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा समझने में कैपेबल है। अक्षय, मतलब सब्सटेंस एक इनफाइनाइट रियलिटी है जिसमें इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर हम सिर्फ थॉट और एक्सटेंशन को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ऐसा है? स्पिनोजा, बिल्कुल, तुम सही दिशा में जा रहे हो। रियलिटी एक ही है, सब्सटेंस एक ही है, पर उसको समझने के तरीके अलग अलग हैं और अलग अलग हो सकते हैं। अक्षय, ओह, ये तो बहुत ही डीप बात है भाई। मतलब सच में ऐसा होता है? मतलब एक ही रियलिटी के अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं और हम सिर्फ उन्हीं एंगल्स को देख सकते हैं जो हमारी समझने की क्षमता, मतलब कैपेबिलिटी के अंदर आता है। स्पिनोजा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो अक्षय, और यही स्पिनोजा की फिलोसफी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी लिमिट तक सीमित है, पर रियलिटी इनफाइनाइट हो सकती है। अक्षय, ओके, अब थोड़ा मजा आ रहा है। अब मैं समझने लगा हूं कि सब्सटेंस एक यूनिवर्सल रियलिटी है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, और हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है, अगर हम्म, हम्म, हाँ, अगर सब कुछ एक ही सब्सटेंस का हिस्सा है, तो फिर मैं अक्षय कौन हूँ? मतलब मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा अलग होना कैसे डिफाइन होता है? क्या मैं भी सब्सटेंस का एक ही हिस्सा हूँ या मैं एक अलग रियलिटी हूँ? स्पिनोजा, बहुत ही शानदार सवाल है अक्षय। अब तक का तुमने सब कुछ समझ ही लिया है कि सब्सटेंस एक यूनिवर्सल रियलिटी है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, और हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। सब्सटेंस के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बट इंसान सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स को समझता है, वो है थॉट और एक्सटेंशन। अब जो तूने क्वेश्चन खड़ा किया है, इसको समझने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो है मोड, MODE। अक्षय, अभी ये क्या है? मतलब इतना काफी नहीं था जो जितने सारे तुमने कंसेप्ट पढ़ाए, अब मोड क्या है? स्पिनोजा, बाय मोड आई अंडरस्टैंड द
affection of a substance, or that which is in another through which it is also conceived. A mode is something that depends on something else to exist and cannot be understood on its own. It is a modification or expression of a substance rather than something independent. अक्षय, स्पिनोजा भाई जी, इस गरीब पर दया करो। मैं देसी प्राणी हूँ, मुझे हिंदी में बताओ। क्यों क्यों मेरे मजे ले रहे हो? स्पिनोजा हंसते हुए ओ सॉरी 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 सॉरी। सुनो, मोड वो होता है जो किसी और चीज में एग्जिस्ट करता है और उसके बिना किसी भी चीज को समझना इम्पॉसिबल है। याद रखो, सब्सटेंस अपने आप में एग्जिस्ट करता है पर मोड किसी और चीज में एग्जिस्ट करता है। चलो एक एनालॉजी लो। पिछले डिस्कशन में हमने कहा था कि समुद्र का एक्चुअल रूप पानी है और वेव्स मतलब लहरें उसके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन एक खास वेव, एक अकेली वेव क्या समुद्र से अलग है? नहीं। क्या एक वेव का एग्जिस्टेंस समुद्र के बिना पॉसिबल है? नहीं। यानी कि वेव्स समुद्र का एक मोड है। वेव समुद्र के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बल्कि समुद्र के रूप में ही दिखाई देती है। अक्षय, मतलब मोड एक तरह की अपीयरेंस है। जैसे एक वेव का कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, पर फिर भी हम उसको अलग अलग वेव्स के रूप में देखते हैं या समझते हैं। स्पिनोजा, हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं, मोड एक तरह की मॉडिफिकेशन है जो सब्सटेंस में होती है। अक्षय, कोई एग्जांपल तो दो। स्पिनोजा, चलो ये एग्जांपल ले लो। हवा एक सब्सटेंस की तरह है। बादल हवा के अंदर ही बनता है और उसका एक टेम्परेरी रूप है। बिना हवा के बादल नहीं बन सकते। बादल की एग्जिस्टेंस हवा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बादल हवा का एक मोड है क्योंकि वो हवा में एग्जिस्ट करता है और उसके बिना समझ नहीं जा सकता। अक्षय, तो ये बताओ, जो दो एट्रीब्यूट्स हैं जिसके माध्यम से हम सब्सटेंस को समझ सकते हैं, उसके भी क्या मोड्स होते हैं? स्पिनोजा, हाँ, दोनों एट्रीब्यूट्स थॉट और एक्सटेंशन के भी मोड्स है। चलो इसे समझते हैं। पहले थॉट के मोड्स। जब तुम सोचते हो, किसी बात को महसूस करते हो या कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में एंटर करता है, ये सब थॉट के मोड्स हैं। मतलब तुम्हारी सोच, इमोशंस या आइडियाज, ये सब थॉट के मोड हैं। ये इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे दिल की धड़कन बिना दिल के नहीं हो सकती, वैसे ही एक थॉट बिना सोचने वाले के पॉसिबल ही नहीं है। अक्षय, पर ये थॉट के मोड्स कैसे काम करते हैं? स्पिनोजा, चलो एक एक करके समझते हैं। तुम्हारे इमोशंस भी थॉट के मोड हैं। तुम्हारा दुख, खुशी या गुस्सा, ये सब तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं। पर ये क्या तुम्हारे बिना एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल लो। अगर तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ मिलती है तो तुम खुश हो जाते हो। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो तुम्हें गुस्सा आता है। अगर कोई अपना चला जाए, जब किसी अपने की डेथ हो जाए, तो तुम दुख महसूस करते हो। ये इमोशन सिर्फ तब तक है जब तक तुम हो। अगर तुम ही ना हो तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ तुम्हारे माइंड के ट्रांसफॉर्मेशन है जो थॉट का एक मोड है। तुम्हारे आइडियाज भी थॉट के मोड है। कोई भी आइडिया या विचार तुम्हारे दिमाग में तभी आता है जब तुम उसके बारे में सोचते हो। आइडिया अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे सोच का एक रूप है। अक्षय, कोई एग्जांपल दो। स्पिनोजा, चलो ठीक है, ये लो एग्जांपल। अगर तुम एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हो,
तो वो आइडिया सिर्फ तब तक तुम्हारे पास है जब तक वो तुम्हारे माइंड में है। अच्छा, एक और एग्जांपल लो। मान लो कि तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं उसके साथ बाहर जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा, पार्टी करूंगा, दबा के शॉट्स लगाएंगे और उसके बाद मजे करेंगे। तो वो आइडिया सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे माइंड में है। अगर कोई सोच तुम्हारे दिमाग से निकल जाए तो वो आइडिया भी गायब हो जाता है। जानी, एक आइडिया एक अलग रियलिटी नहीं है, बल्कि तुम्हारे थॉट का एक मोड है। अक्षय, कोई और एग्जांपल दे सकते हो? स्पिनोजा, ठीक है, एक और एग्जांपल लो। समुद्र के बारे में सोचो। पानी समुद्र का सबस्टांस है, उसकी लहरें उसके मोड्स हैं। अक्षय यार, तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि वेव्स एट्रीब्यूट्स हैं, पर अब तुम बोल रहे हो वेव्स उसके मोड है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? तुम मतलब यार कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मुझे? स्पिनोजा, यार मैंने पहले ही बोला था उस टाइम कि कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स में कंफ्यूज मत हो जाना। एट्रीब्यूट सब्सटेंस का इसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। ये सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के इनफाइनाइट तरीके हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स का पता है, थॉट और एक्सटेंशन। मोड्स तो एट्रीब्यूट की मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे समुद्र को सब्सटेंस मानो, उसकी वास्टनेस एक एट्रीब्यूट है। लहरें जो आती है जाती है वो मोड्स है। और मैंने लहरों की एसेंस को एट्रीब्यूट बोला था, ना कि लहरों को। क्या लहरें बिना समुद्र के एग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लहरें सिर्फ समुद्र का एक तरीका है अपनी प्रेजेंस दिखाने का। सेम वे तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स बिना तुम्हारे माइंड के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ माइंड की मॉडिफिकेशंस हैं जो थॉट के मोड्स कहलाते हैं। अक्षय, ओके, तो तुम बोल रहे हो कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या समझते हैं, ये सब बस एक रियलिटी के एक्सप्रेशन है? मतलब एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मोड है? स्पिनोजा, हाँ, बिल्कुल सही। अक्षय, ओके, और एक्सटेंशन के मोड? स्पिनोजा, जैसे थॉट के मोड्स मेंटल रियलिटी के एक्सप्रेशन है, वैसे ही एक्सटेंशन के मोड्स फिजिकल रियलिटी के एक्सप्रेशन है। जो भी फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे तुम्हारा शरीर, एक पेड़, एक पत्थर, रिवर, घर, रोड, एरोप्लेन, लैपटॉप, रॉकेट, ये सब एक्सटेंशन के मोड्स हैं। अक्षय, मतलब? स्पिनोजा, मतलब तुम्हारी बॉडी का शेप, उसका मोशन, उसका साइज, उसके कर्व्स, ये सब सब्सटेंस के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की मॉडिफिकेशंस हैं। ये अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजें नहीं है, बल्कि एक ही सब्सटेंस के टेम्पररी एक्सप्रेशन है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र का एक रूप है, वैसे ही हर फिजिकल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस का एक मोड है। अक्षय, तुम बोल रहे हो कि हम सब, इस अर्थ के सारे ह्यूमंस, मतलब नियर अबाउट 7 बिलियन ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और सब कुछ एक ही एक सब्सटेंस के एक्सप्रेशन है? मतलब गधे और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है? स्पिनोजा, हाँ यार, ये सब सब्सटेंस के एक्सप्रेशन है। अक्षय, पर ये कैसे हो सकता है? ये, ये बताओ कि एक्सटेंशन के मोड्स कैसे काम करते हैं? मतलब तुम बोल रहे हो कि गधा और मैं सेम है? यार ऐसे मत बोलो स्पिनोजा भाई, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और लड़की वाले बोलेंगे कि अक्षय और गधे सेम है, तो मतलब कैसे होगा मेरा? चलो मुझे ये बताओ कि इसके मोड्स फिर काम कैसे करते हैं? स्पिनोजा, टेंशन मत लो यार, जब मैं बोल रहा हूँ कि गधा और तुम सेम एक्सप्रेशन हो, तो मैं भी तो सेम ही हूँ और लड़की वाली भी सेम ही है। तो सुनो, तुम्हारी बॉडी भी एक मोड है। तुम्हारी बॉडी एक इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, क्योंकि ये नेचर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो सिर्फ सब्सटेंस
का एक टेम्पररी मॉडिफिकेशन का हिस्सा है। अक्षय, यार कोई एग्जांपल दो। स्पिनोजा, ठीक है ये लो। तुम्हारी बॉडी का शेप बदल सकता है, जैसे जब तुम जिम जाते हो मसल बनती है, या बुढ़ापे में श्रंक हो जाती है। तुम्हारी बॉडी का मोशन भी बदलता है, जब तुम भागते हो, रुकते हो या लेटते हो। तुम्हारी बॉडी के सेल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। क्या तुम्हारी बॉडी ये सब चेंजेस के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं, तुम्हारा शरीर भी एक मोड है जो कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई हो रहा है। अक्षय अजीब फेस बनाते हुए, स्पिनोजा, ठीक है एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पत्थर भी एक मोड है। सोचो एक बड़ा सा पत्थर तुम्हारे सामने पड़ा है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये तो इरोड हो सकता है, मिट्टी बन सकता है, या किसी और शेप में बदल सकता है। उसका मोशन भी बदल सकता है, अगर कोई उसे धक्का दे तो वो हिल भी सकता है। स्पिनोजा, तो पत्थर भी तो एक इंडिपेंडेंट चीज नहीं है ना, बल्कि एक यूनिवर्सल सब्सटेंस का मोड है। वो खुद में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। अक्षय, एक और एग्जांपल दो ना। स्पिनोजा, ठीक है एक ओशन की तरह सोचो। एक ओशन का पानी उसका सब्सटेंस है और उसकी लहरें उसकी मोड्स हैं। क्या लहरें बिना समुद्र के एग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लहरें बस समुद्र का एक टेम्पररी एक्सप्रेशन है। वैसे ही हर फिजिकल चीज एक यूनिवर्सल रियलिटी का एक मोड है। अक्षय, अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। हर चीज एक यूनिवर्सल रियलिटी का टेम्पररी एक्सप्रेशन है। एक पेड़, एक पत्थर, एक इंसान, ये सब यूनिवर्सल सब्सटेंस के ही मोड्स हैं। जैसे वेव्स समुद्र का एक हिस्सा होती है, वैसे ही हमारी बॉडीज और दुनिया सब्सटेंस का एक हिस्सा है। स्पिनोजा, हाँ बिल्कुल सही। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या कुछ और, ये सब बस एक रियलिटी के एक्सप्रेशन है। एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मोड हैं। अक्षय, मतलब मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक इल्यूजन है, मैं एक मोड हूं जो सिर्फ टेम्परेरी एग्जिस्ट करता है। स्पिनोजा, हाँ तुम एक मोड हो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस सब्सटेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी बॉडी नेचर का एक मोड है, तुम्हारी सोच भी नेचर के थॉट एट्रीब्यूट का एक मोड है। तुम अलग दिखाई देते हो, पर असल में तुम भी उसी यूनिवर्सल सब्सटेंस के एक रूप हो। अक्षय, मतलब मेरी आइडेंटिटी एक अलग चीज नहीं है, बल्कि एक बड़ा रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो भी टेम्परेरी है। स्पिनोजा, बिल्कुल सही। तुम अच्छे से समझने लगे हो मेरी बातें। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक मोड है, ये यूनिवर्सल रियलिटी के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन है। अच्छे, अच्छा, ये तो बहुत ही डीप कंसेप्ट है यार। पर फिर भी मैं समझने तो लगा हूँ कि सब्सटेंस एक यूनिवर्सल रियलिटी है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, और हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। सब्सटेंस के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर इंसान सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स को समझने की कैपेबिलिटी रखता है, थॉट एंड एक्सटेंशन। और इंडिविजुअल चीजें उसके मोड्स हैं, और मोड वो होता है जो किसी और चीज में एग्जिस्ट करता है, और उसके बिना किसी भी चीज को समझना इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ टेम्पररी मॉडिफिकेशन है। ये तो मुझे समझ आ गया। लेकिन अब ना एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर सब्सटेंस एक ही है और वो सब कुछ एनकम्पास करता है, तो ये है क्या? मतलब क्या ये गॉड है, क्या ये नेचर है, या फिर कुछ और?
मैंने ये क्वेश्चन ना इसलिए पूछा क्योंकि एज पर अवर डिस्कशन सब्सटेंस किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो खुद में एग्जिस्ट करता है। उसे किसी उसे सिर्फ हम एट्रीब्यूट्स के माध्यम से समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं। थॉट और एक्सटेंशन है वो, और इंडिविजुअल चीज़ें उसके मोड्स हैं जो सिर्फ टेम्परेरी मॉडिफिकेशन है। तो ये सब क्वालिटीज़ तो एक हायर पावर में ही हो सकती है ना, क्योंकि ये सब ह्यूमंस के बस की बात तो नहीं है। स्पिनोजा: बहुत अच्छा सवाल अक्षय, तुम तो बड़ी जल्दी सीख रहे हो। लेकिन गॉड अलग नहीं है, बल्कि वही सब्सटेंस है जो हर चीज में समाया है। मैं जब गॉड बोलता हूं तो मेरे मेरे बोलने का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो एब्सोल्युटली इन्फानाइट है, मतलब जो अपने अंदर इन्फानाइट एट्रीब्यूट्स रखता है, जिसमें हर एक इटर्नल और इन्फानाइट एसेंस को एक्सप्रेस करता है। अक्षय: वेट, तुम तो कह रहे हो कि गॉड कोई अलग व्यक्ति या कॉन्शियस एंटिटी नहीं है जो प्रेयर सुनता है, बल्कि एक यूनिवर्सल रियलिटी है जो सब कुछ एनकम्पास करता है। स्पिनोजा: बिल्कुल, गॉड इज इक्वल टू सब्सटेंस एंड सब्सटेंस इज इक्वल टू रियलिटी। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो इसी एक रियलिटी का हिस्सा है। गॉड के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पर ह्यूमन सिर्फ थॉट और एक्सप्रेशन को समझने की कैपेबिलिटी रखता है। गॉड कोई क्रिएटर नहीं है जो दुनिया को बनाकर अलग हो गया, बल्कि गॉड ही दुनिया है। अक्षय: ओह, ये तो एकदम अलग पर्सपेक्टिव है बड़का जी। पर अगर गॉड के इनफाइनाइट सब्सटेंस है, मतलब गॉड एक इनफाइनाइट सब्सटेंस है, तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट तो जरूर होगा। स्पिनोजा: नहीं, गॉड इटर्नल है, उसका कोई आरंभ नहीं है, ना ही उसका कोई अंत। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का। वो हमेशा था, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो ही एग्जिस्टेंस का असली एसेंस है। सोचो एक ओशन की तरह, समुंदर अपनी जगह हमेशा एग्जिस्ट करता है। उसमें जो लहरें उठती गिरती है वो टेम्परेरी है। लहरों का होना समुंदर पर डिपेंड करता है, पर समुंदर किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। वैसे ही गॉड एक इनफाइनाइट रियलिटी है जो अपनी वजह से एग्जिस्ट करता है। हर चीज उसी का मोड है जो आता है और चला जाता है। अक्षय: अच्छा, अब मैं समझ गया। मतलब हर इंडिविजुअल चीज टेम्पररी है, लेकिन जो यूनिवर्सल रियलिटी है वो परमानेंट है। पर एक और बात, अगर गॉड इनफाइनाइट है तो क्या हम उसको कभी समझ भी सकते हैं? स्पिनोजा: पूरी तरह नहीं। जैसे एक ब्लाइंड पर्सन कलर्स का एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, वैसे ही हम भी गॉड के प्योर नेचर को समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी समझने की कैपेबिलिटी लिमिटेड है। हम सिर्फ थॉट और एक्सप्रेशन के माध्यम से गॉड को समझ सकते हैं, पर गॉड के इनफाइनाइट और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हमारी समझ के बाहर हैं। अक्षय: तो इसका मतलब हम जो भी जानते हैं वो सिर्फ एक लिमिटेड रियलिटी है। मैं तो सोचता था कि ह्यूमंस तो मार्स तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब हमारे पास तो बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, हमारे पास तो बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट हैं, हमारे पास तो एलन मस्क भी हैं। और पर असली रियलिटी एक इनफाइनाइट रियलिटी है जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती। तुम तो ऐसा बोल रहे हो? स्पिनोजा: बिल्कुल, हम सिर्फ रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है और छोटे ही हिस्से को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी समझ बेकार है, बल्कि जितना हम समझ सकते हैं उतना ही हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो इसी एक यूनिवर्सल रियलिटी का पार्ट है। गॉड कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है, जो है, जो हमेशा था और जो हमेशा रहेगा। अक्षय: अच्छा, मतलब गॉड कोई कॉन्शियस, मुझे ना बोलने में भी डर लग रहा है।
मतलब गॉड कोई कॉन्शियस डेटी नहीं है जो यूनिवर्सल के बाहर है, बल्कि वही यूनिवर्सल सिस्टम है जो अपनी ज़रूरत से एग्जिस्ट करता है। ये तो एकदम अलग ही तरीका है गॉड को देखने, मतलब गॉड को देखने का, कि ये तो अलग ही नज़रिया है स्पिनोजा। हाँ, और ये नज़रिया तुम्हें एक डीपर रियलिटी तक ले जा सकता है। एक ऐसी रियलिटी जो सुपरस्टिशन से परे है और जो लॉजिकल और रैशनल है। रियलिटी एक ही है और जो कुछ भी है वो उसी का एक अंश है। अक्षय, ये तो एकदम माइंड ब्लोइंग बात है। मतलब सब कुछ एक ही है और हम उसी के एक अलग अलग मोड हैं। मुझे लग रहा है कि मैं रियलिटी को नए नजरिए से देख रहा हूँ। पर मेरे मन में ना एक और क्वेश्चन आ रहा है। मुझे ना एक बात अजीब लग रही है कि पूरी रियलिटी एक ही सब्सटेंस से बनी है और वही गॉड है। पर पता नहीं क्यों, बड़का जी, पता नहीं क्यों ये समझना ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से देवी देवताओं की नगरी में पला हूँ। मैं हिमाचली हूँ और आपको पता है कि हिमाचल को देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है। मतलब यहाँ पे देवी देवता निवास कर रहे थे। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो क्या तुम इसको सिंपल एग्जांपल से समझा सकते हो स्पिनोजा? बिल्कुल। सोचो तुम एक वीडियो गेम खेल रहे हो। उस गेम के अंदर अलग अलग करेक्टर्स हैं। कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई ट्री है, कोई पानी है। हर चीज अलग अलग दिख रही है, पर इन सब का असली नेचर क्या है? बाइनरी कोड। गेम के अंदर तुम एक प्लेयर हो और तुम्हें लगता है कि जो ट्री है वो अलग है और जो विलेन है वो अलग है, पर रियलिटी में सब कुछ एक ही चीज से बना है। बाइनरी कोड, 0 और 1। अलग अलग करेक्टर्स दिखते हैं, पर वो सिर्फ एक रियलिटी के मोड्स हैं। अक्षय, ओके, मतलब हम जो भी अलग अलग चीजें देख रहे हैं, ये सब एक फंडामेंटल रियलिटी की मॉडिफिकेशंस हैं, बस इतना ही। स्पिनोजा, एग्जैक्टली। मैं तुझे एक और एग्जांपल देता हूँ। समुद्र की लहरें। समुद्र एक सब्सटेंस की तरह है और उसकी लहरें उसके मोड्स हैं। एक वेव इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी पहचान समुद्र से ही है। तुम कह सकते हो कि ये अलग अलग वेव्स हैं, पर एक्चुअल में वो एक ही सब्सटेंस के टेम्पररी मॉडिफिकेशन है। वेव्स आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है, पर समुद्र हमेशा वहीं रहता है। अक्षय, तो तुम कह रहे हो कि दुनिया में जो कुछ भी अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं, इंसान, पेड़, पत्थर, इमोशन, थॉट, मतलब जो कुछ भी मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, ये सब एक ही रियलिटी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ऐसा है क्या स्पिनोजा? बिल्कुल। और इसी वजह से सिर्फ एक ही रियल सब्सटेंस हो सकता है, वो है गॉड। अक्षय, अच्छा, ये बात है। ये तो मैं समझ गया कि सब कुछ एक ही यूनिवर्सल रियलिटी का पार्ट है। पर तुमने ये कैसे प्रूव किया कि एक से ज्यादा सब्सटेंस नहीं हो सकते, एक से ज्यादा भगवान नहीं हो सकते? मतलब अगर ब्रह्मा है तो विष्णु भी होंगे, अगर विष्णु है तो महेश भी होंगे। मतलब तुमने ऐसे कैसे मतलब प्रूव किया कि एक ही सब्सटेंस है? स्पिनोजा,
इन नेचर देयर कैन नॉट बी टू और मोर सब्सटेंसेस ऑफ द सेम नेचर और एट्रीब्यूट्स। अक्षय, मतलब स्पिनोजा, इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर दो सब्सटेंस सेम नेचर के हैं तो उनमें कोई अंतर ही नहीं होगा। अगर उनमें कोई अंतर नहीं है तो वो अलग अलग हो ही नहीं सकते, बल्कि एक ही हैं। अगर दो सब्सटेंस अलग है तो उनके एट्रीब्यूट्स अलग होने चाहिए। एक एग्जांपल ले लो, दूध और पानी। तुम्हारे पास एक गिलास दूध है और एक गिलास पानी है। तुम कह सकते हो कि दोनों अलग अलग चीजें हैं क्योंकि दूध और पानी के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। पर अगर एक ही चीज का नेचर एग्जैक्टली सेम हो तो उसके दो वर्जन हो ही नहीं सकते, वो एक ही चीज है। अक्षय, अगर दो चीजों का नेचर एक ही है तो वो अलग अलग चीजें नहीं होती, क्या वो एक ही होती हैं? स्पिनोजा, बिल्कुल। इसलिए एक से ज्यादा रियल सब्सटेंस हो ही नहीं सकते। सोच के देखो ना, मतलब अगर दो दूध के गिलास है, हमें दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो अलग अलग है, पर एक्चुअल में तो सेम ही है। अक्षय, लग तो सही रहा है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया, पर तुमने ये कैसे प्रूव किया कि गॉड को जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए? मतलब बिना भगवान क्या पता ना ही हो। मेरा एक, मैंने जो पिछले वीडियो में भी पूछा था डिकार्ड से, मैं आपसे भी पूछता हूँ। मेरा एक दोस्त है सोही मियाँ, वो बोलता है कि गॉड है ही नहीं। मतलब वो बोलता है कि ना ही मुझे पता कि गॉड है, ना ही मुझे ये पता कि गॉड नहीं है। मतलब ना ही वो भगवान को मानने वाला है, ना ही वो भगवान को नहीं मानने वाला है। तो फिर तुम्हें, मतलब कि तुमने कैसे प्रूफ किया कि गॉड का एग्जिस्ट होना जरूरी ही है, गॉड को एग्जिस्ट करना ही होगा? क्योंकि तुमने क्या गॉड को देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। फिर तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि गॉड को एग्जिस्ट करना पड़ेगा? स्पिनोजा, God or a substance consisting of infinite attributes, each of which express eternal and infinite essence, necessarily exist. अक्षय, मतलब स्पिनोजा, इसका जवाब एक ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट में छुपा है। सुनो, सब्सटेंस का किसी और चीज ने क्रिएट नहीं किया, सब्सटेंस को किसी और चीज ने क्रिएट नहीं किया, वो सेल्फ कॉज होता है। अगर एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जिस्टेंस उसकी नेचर का हिस्सा होता है। एक इनफाइनाइट सब्सटेंस जो कि गॉड है, एक इनफाइनाइट सब्सटेंस का सोचना ही उसकी एग्जिस्टेंस को इंप्लाई करता है। अक्षय, मतलब तुम बोलना चाह रहे हो कि एक सब्सटेंस है, अगर मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, मैं इसलिए ही सोच पा रहा हूं क्योंकि वो है। स्पिनोजा, हाँ बिल्कुल। चलो मैं तुझे एक और एग्जांपल लेता हूं। सोचो, एक सूरज है जो रोशनी नहीं देता। ये एक एब्सर्ड बात है ना, क्योंकि रोशनी सूरज की डेफिनेशन का हिस्सा है। इसी तरह एक इनफाइनाइट सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी एक एब्सर्ड बात होगी। इसका मतलब एक इनफाइनाइट सब्सटेंस को जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस उसकी डेफिनेशन का हिस्सा है। अक्षय, अच्छा, अब समझा। एक इनफाइनाइट सब्सटेंस को जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए वरना वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सब्सटेंस हो सकता है और वही गॉड है। स्पिनोजा, बिल्कुल सही। और इसी वजह से जो कुछ भी होता है वो इसी एक सब्सटेंस का एक्सप्रेशन है। मतलब सब कुछ एक यूनिवर्सल सिस्टम का पार्ट है, चाहे वो तुम्हारे थॉट्स हो या तुम्हारा शरीर। अक्षय, मतलब तुम बोल रहे हो कि
सब कुछ एक ही फंडामेंटल रियलिटी का पार्ट है। अलग अलग चीजें उस रियलिटी की एक टेम्पररी मॉडिफिकेशन है, मतलब मोड्स हैं। एक से ज़्यादा रियल सब्सटेंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही नेचर वाले दो सब्सटेंस अलग अलग नहीं होते। गॉड एक इन्फानाइट सब्सटेंस है और उसका एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी डेफिनेशन से ही नेसेसरी है। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, ये सब एक रियलिटी के एक्सप्रेशन है। अब तो मजा आ रहा है भाई, मतलब मेरी आत्मा तृप्त हो गई ये जान के। ये तो एक तरह का साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है। मतलब गॉड कोई पर्सनल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है। स्पिनोजा, एग्जैक्टली। गॉड इज इक्वल टू नेचर एंड इज इक्वल टू रियलिटी। मतलब गॉड ही नेचर है और नेचर ही रियलिटी है। ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है, मतलब एक ही चीज है। और इसलिए सब कुछ एक ही यूनिटी का पार्ट है। अक्षय, तो तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो गॉड का ही पार्ट है, तो गॉड और यूनिवर्सल एक ही चीज है। स्पिनोजा, हाँ, यही डिफरेंस है मेरे में और ट्रेडिशनल थीज्म के बीच में। क्योंकि ट्रेडिशनल थीज्म कहती है गॉड अलग है, दुनिया अलग है। गॉड ने दुनिया बनाई है पर वो उससे अलग है। गॉड सब कुछ कंट्रोल करता है। पर मेरा मानना है कि गॉड और यूनिवर्स एक ही है। गॉड दुनिया से अलग नहीं है, जो कुछ भी है वही है, उसी में सब कुछ समाया है। गॉड कोई पर्सनल डेटी नहीं है, बल्कि एक इनफानाइट रियलिटी है, और हम सब उसी रियलिटी का पार्ट है। हम गॉड से अलग नहीं है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। स्पिनोजा भाई, तुम ये बोलना चाह रहे हो? यार अक्षय, तुझे पता है ना मुझे संस्कृत समझ नहीं आती। मैं कहाँ डच फिलोसफर, तुम कहाँ उपनिषदों के महाकाव्य मुझे सुना रहे हो? अक्षय कोई बात नहीं, ये बहुत ही डीप बात है। मतलब गॉड एग्जिस्ट ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं, बल्कि एक लॉजिकल नेसेसिटी है। लेकिन एक और कंफ्यूजन है स्पिनोजा। बोलो बोलो, क्या कंफ्यूजन है? अक्षय, अगर थॉट और इमोशन, सॉरी, थॉट और एक्सटेंशन एक ही रियलिटी के दो एक्सप्रेशन है, तो क्या मेरा सोचना और मेरा बॉडी का काम एक दूसरे को इफेक्ट करता है? मतलब जैसे अगर मैं डिसाइड करूं कि मैं उठकर पानी पीने जाऊंगा, तो क्या ये डिसीजन मेरी बॉडी का मूव करने का कॉज है? मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं, तो क्या जब मैं सोचता हूं कि मुझे पानी पीने जाना है, तो उसी सोच के कारण मेरी बॉडी मूव हो रही है? स्पिनोजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये। पर हमें इस सवाल का आंसर देने से पहले इसका एक कंसेप्ट समझना चाहिए। और वो है कैजुअल डिटर्मिनिज्म एंड कैजुअल पैरेललिज्म। लोग मानते हैं कि माइंड और बॉडी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर ये एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए तुम्हें दो चीज़ें समझनी होगी। कैजुअल डिटर्मिनिज्म, मतलब सब कुछ नेसेसिटी से होता है, और दूसरा कैजुअल पैरेललिज्म, माइंड और बॉडी पैरेलल चलते हैं पर एक दूसरे को कोज नहीं करते। पहले हम कैजुअल डिटर्मिनिज्म समझते हैं। हर चीज नेसेसिटी से होती है। कोई भी चीज रैंडमली या बिना किसी रीजन से नहीं होती। मतलब सब कुछ एक नेसेसरी कॉज इफेक्ट चेन का पार्ट है। हर थॉट, हर एक्शन, हर फिजिकल इवेंट एक पिछले कॉज से डिटरमाइंड होता है। इस यूनिवर्स में कुछ भी फ्रीली या रैंडमली नहीं हो सकता। अक्षय, वेट 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 वेट, मतलब जो भी मैं सोच रहा हूं या जो भी एक्शन हो रहे हैं, वो ऑलरेडी एक डिटरमाइंड चेन का पार्ट है। मतलब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूं, आई एम इंडिपेंडेंट गाय, पर असल में एक प्री डिटरमाइंड सिस्टम का हिस्सा हूं। स्पिनोजा, बिल्कुल। जो तुम सोचते हो या करते हो वो किसी नेसेसरी
कोज का रिजल्ट है। अगर एक पत्थर हवा में उड़ रहा हो और उसमें कॉन्शियसनेस उसमें कॉन्शियसनेस हो, तो शायद वो सोचेगा मैं अपनी मर्जी से उड़ रहा हूं, लेकिन असल में वो हवा की फोर्स से उड़ रहा है। उसके उड़ने के पीछे फिजिक्स के लॉज का एक नेसेसरी सीक्वेंस है। उसी तरह तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ सोच रहे हो या कुछ कर रहे हो, पर असल में तुम्हारे थॉट्स, एक्शंस एक नेसेसरी सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। अक्षय, मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं उठूंगा और पानी पीऊंगा या चाय पीऊंगा, तो ये भी एक नेसेसरी चेन का पार्ट है। स्पिनोजा: हाँ, तुम्हारे पानी पीने का एक रीजन होगा, शायद प्यास लगी होगी, या एक पुरानी आदत हो, या किसी और फैक्टर का इन्फ्लुएंस हो। तुम्हारे दिमाग में पानी पीने का थॉट एक पिछले थॉट का नेसेसरी आउटकम है। तुम्हारे बॉडी का मूव होना भी एक पिछले कोज इफेक्ट चेन का हिस्सा है। यानी तुम्हें जो भी लगता है कि तुम फ्रीली डिसाइड कर रहे हो, वो असल में तुम्हारे पिछले कोज का एक नेसेसरी रिजल्ट है। अक्षय: अच्छा, मतलब हर चीज मतलब हर चीज एक नेसेसरी फ्लो में हो रही है, चाहे वो सोचो या एक्शन। पर यार सुनो भाई, तुम्हारे थॉट्स ना कुछ खतरनाक ही है। पर एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर थॉट और बॉडी एक ही सिस्टम के पार्ट है, तो क्या मेरा थॉट मेरा बॉडी को कोस करता है? मतलब क्या मेरा जो थॉट्स हैं मेरे बॉडी को कोस करते हैं? स्पिनोजा: यहाँ पे तुम एक और गलती कर रहे हो। लोग सोचते हैं कि थॉट और बॉडी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर असल में दोनों एक यूनिवर्सल नेसेसिटी के पैरेलल एक्सप्रेशन है, पर एक दूसरे को डायरेक्टली कोज नहीं करते। इस कंसेप्ट को समझने के लिए तुम्हें कैजुअल पैरेललिज्म समझना पड़ेगा। अक्षय: अब ये कैजुअल पैरेललिज्म क्या है? स्पिनोजा: कैजुअल पैरेललिज्म मतलब थॉट और बॉडी पैरेलल चलते हैं, ना कि आगे पीछे। तुम्हारे थॉट और बॉडी एक ही रियलिटी के दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, पर एक दूसरे को कॉज नहीं करते। जो कुछ तुम्हारे माइंड में हो रहा है, उसका एक कोरस्पॉन्डिंग इवेंट तुम्हारे बॉडी में भी हो रहा है, पर दोनों का कैजुअल कनेक्शन नहीं है। अक्षय: मतलब मतलब अगर मैं सोचूं मैं उठकर पानी पीऊंगा, तो ये थॉट मेरे बॉडी को मूव नहीं कर रहा। ये क्या बोलना चाह रहे हो? स्पिनोजा: हाँ, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थॉट और बॉडी एक दूसरे को कोज कर रहे हैं, लेकिन असल में माइंड एक इंडिपेंडेंट कैजुअल चेन में चल रहा है, बॉडी एक इंडिपेंडेंट कैजुअल चेन में चल रही है। दोनों का स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है। अक्षय सिर खजाते हुए: यार स्पिनोजा भाई, बड़ी ही दुविधा में हूं मैं, मुझे कोई एग्जांपल दो। स्पिनोजा: ठीक है, मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ। एक दो स्क्रीन वाली वीडियो गेम। सोचो तुम एक ड्यूल स्क्रीन वीडियो गेम खेल रहे हो। एक स्क्रीन पे एक डिजिटल करेक्टर चल रहा है और दूसरी स्क्रीन पे उसका एक पैरेलल मैप है, जो हर मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अक्षय एक बार रिपीट कर दो ना, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। सुनो, फिर दोबारा से सुनो। एक स्क्रीन पे एक डिजिटल करेक्टर चल रहा है, ओके, और दूसरी स्क्रीन पे उसका एक पैरेलल मैप है, जो हर मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। दोनों स्क्रीन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, लेकिन एक स्क्रीन दूसरी को डायरेक्टली कोज नहीं कर रही। इसी तरह थॉट और बॉडी एक ही रियलिटी के पैरेलल एक्सप्रेशन है, पर एक दूसरे को
कोज नहीं करते। अक्षय, अच्छा, अब क्लियर हुआ। मतलब थॉट और बॉडी एक नेसेसरी कैजुअल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, पैरेलल चल रहे हैं, मतलब इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं। जैसे एक मूवी का जैसे एक मूवी के डायलॉग्स और उसके सबटाइटल्स एक साथ चलते हैं, पर एक दूसरे को कोज नहीं करते। समझ जा, एग्जैक्टली। अब समझे तुम, चाहे देर से समझते हो पर समझ जाते हो। द order and connection of idea is the same as the order and connection of things। मतलब थॉट और बॉडी का स्ट्रक्चर पैरेलल है, पर दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते। अक्षय, अच्छा, तो इसका मतलब माइंड ओवर मैटर एक इल्यूजन है। लोग सोचते हैं कि उनके थॉट उनकी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर असल में दोनों बस एक कैजुअल नेसेसिटी के फ्लो में हो रहा है। स्पिनोजा, बिल्कुल सही। जो लोग सोचते हैं कि उनका माइंड और उनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो एक इल्यूजन है। माइंड और बॉडी एक ही रियलिटी की दो अलग अलग मोड है। दोनों के बीच कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक हार्मनी है जो सब्सटेंस की नेचर से आती है। वाह, क्या बात बोली मैंने। दोनों के बीच कोई कैजुअल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक हार्मनी है जो सब्सटेंस के नेचर से आती है। वो सब्सटेंस कौन है? गॉड। अक्षय, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो होना जरूरी है, चाहे वो अच्छा है या बुरा। स्पिनोजा, हाँ, और इसी अंडरस्टैंडिंग को सही तरीके से समझना ही और इसी अंडरस्टैंडिंग को सही तरीके से समझना ही ट्रू फ्रीडम है। क्योंकि फ्रीडम का मतलब रैंडम चॉइसेस नहीं, बल्कि रियलिटी को उसकी नेसेसिटी के साथ एक्सेप्ट करना है। अक्षय, ये तो पूरा का पूरा फ्री विल को चैलेंज कर रहा है। मतलब मुझे जो भी लगता है कि मैं फ्रीली डिसाइड कर रहा हूँ, वो असल में एक डिटरमाइंड नेसेसिटी का पार्ट है। स्पिनोजा, बिल्कुल। फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। तुम कुछ भी तभी करते हो जब वो नेसेसरी कोजी से डिटरमाइन हो। अच्छा, अब मैं समझा। मतलब खतरनाक है यार स्पिनोजा भाई, तुम्हारी रियलिटी का कंसेप्ट। स्पिनोजा, हाँ, और इसी के साथ मेरा मेटाफिजिक्स का कंसेप्ट खत्म होता है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि रियलिटी क्या है। अक्षय, हाँ हाँ, अब तो मुझे पता लग गया है कि एक यूनिवर्सल सब्सटेंस है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और उसे समझने के लिए हम उसको सिर्फ उसके एट्रीब्यूट से समझ सकते हैं। और उस एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए हमें हमारे पास हम दो ही तरीके से समझ सकते हैं, वो है थॉट और एक्सप्रेशन, थॉट और एक्सटेंशन। और थॉट और एक्सटेंशन को समझने के लिए हमें मोड समझना पड़ता है। और मोड्स 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 आगे क्या था स्पिनोजा भाई? मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब मोड्स तक तो मुझे याद है, आगे क्या था? अरे अक्षय भाई, तुम ना जल्दी ना, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम भूल गए? यार ऐसे नहीं हो सकता। तो सुनो, एक बार दोबारा से पूरा रिपीट कर देता हूँ। अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये है कि सब्सटेंस एक यूनिवर्सल रियलिटी है जो अपने आप में एग्जिस्ट करती है, और हम सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। सब्सटेंस के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है, पर इंसान सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स को समझने की कैपेबिलिटी रखता है, वो है थॉट एंड एक्सटेंशन। और इंडिविजुअल चीज़ें उसके मोड्स हैं, और मोड वो होता है जो किसी और चीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके बिना किसी भी चीज़ को समझना इम्पॉसिबल है, जो सिर्फ टेम्पररी मॉडिफिकेशन है। और वो सब्सटेंस क्या है? वो गॉड है, और गॉड को एग्जिस्ट करना ही होगा। और उसके बाद हमने समझा कैजुअल डिटर्मिनिज्म एंड कैजुअल पैरेललिज्म। और इसी के साथ मेरी मेटाफिजिक्स खत्म होती है। तो चलो अक्षय, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम, क्योंकि अब इस इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चल एक एक चाय पीते हैं, और चाय पी के हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे अपनी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, हाँ स्पिनोजा भाई,
मतलब मजा ही आ गया आपकी मेटाफिजिक्स समझ के। अब जस्ट मैं अभी चाय खत्म करके आया अपनी, पर मेरे बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब आपकी मेटाफिजिक्स इतनी खतरनाक है, तो सोचो एपिस्टेमोलॉजी कितनी खतरनाक होगी। तो आपने बताया था कि सब कुछ गॉड मतलब नेचर से आता है, तो नॉलेज कहाँ से जनरेट होती है? स्पिनोजा, देख, तेरे माइंड में जो भी आइडियाज हैं वो तेरी बॉडी के स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे तेरे पेट में अगर गैस है तो माइंड में आइडिया आएगा, यार कुछ खाना पड़ेगा। अक्षय, मतलब नॉलेज बॉडी से शुरू होती है, समझा? हाँ, पर बस इमेजिनेशन तक, नहीं रुकना। समझा? हाँ, पर बस इमेजिनेशन तक नहीं रुकना, वो तो फर्स्ट लेवल है। अक्षय, अच्छा, इमेजिनेशन, चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। स्पिनोजा, स्पिनोजा, ओके, इमेजिनेशन फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज। अक्षय, तो जो मैं आंखों से देखता हूँ वो, तुमने बोला कि वो तो सच नहीं है, वो क्या है? सुनो जा, वो पार्शियली सच है, पार्शियली इल्यूजन है। जैसे सूरज को घूर के देख, लगता है छोटा सा गोल चक्कर है, छोटी सी गेंद है, पर पता है वो तो 13 लाख अर्थ जितना बड़ा है। अक्षय, ओ, तो आइस तो धोखा दे रही है। स्पिनोजा, हाँ, क्योंकि तू अपनी बॉडी के थ्रू परसीव कर रहा है, तेरे सेंसेस फिल्टर्ड ट्रूथ दिखाती है, इसलिए इसे इनएडिक्वेट नॉलेज कहते हैं। एग्जाम्पल दो भाई, कोई कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है, सुन। अक्षय एक बिल्ली को देख के कहता है बिल्ली क्यूट है, स्पिनोजा, पर तू ये नहीं जानता कि उस बिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, उसका एवोल्यूशन, उसका इकोसिस्टम। तेरे आइडिया हाफ बेक्ड है। अक्षय, अच्छा, तो मतलब इमेजिनेशन पूरी नॉलेज नहीं है, स्पिनोजा, हाँ। अक्षय, तो जो मैं आंखों से देखता हूँ वो सच सच नहीं है। जैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो पूरा सच नहीं है, पर एपिस्टेमोलॉजी में आप क्या बोलना चाहोगे? स्पिनोजा, वो पार्शियली ट्रूथ है, वो पार्शियली इल्यूजन भी है। जैसे अगर तुम सूरज को घूर के देखोगे तो लगता है एक छोटी सी गेंद है, पर पता है वो तो 13 लाख पृथ्वी के बराबर है, इतना बड़ा है सूरज। अक्षय, इसका मतलब आंखें हमें धोखा देती है, स्पिनोजा, हाँ, क्योंकि तुम अपनी बॉडी के थ्रू परसीव कर रहे हो, तुम्हारी सेंसेस फिल्टर ट्रुथ दिखाती है, इसलिए इसे इनएडिक्वेट नॉलेज कहते हैं। अक्षय, अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं उसे, सच्ची नॉलेज कैसे आएगी? स्पिनोजा, उसके लिए हमें सेकंड काइंड ऑफ नॉलेज को समझना पड़ेगा, वो है रीजन। रीजन, लॉजिक लगाओ, कंफ्यूजन भगाओ। अक्षय, तो फिर सही नॉलेज कैसे मिलेगी? स्पिनोजा, कॉमन नोशन से, जैसे ज्योमेट्री में एक्सियम होते हैं। अक्षय, एक्सियम, अब ये एक्सियम क्या है? स्पिनोजा, तुम्हें एक्सियम नहीं पता? अक्षय, यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब नहीं पता तो नहीं पता, बता दो ना। ओ यार, तुम रहते कहाँ हो? मैं घर में। ओ भाई, मतलब कौन सी कंट्री में रहते हो? मैं इंडिया में। कौन सी स्टेट में? मैं हिमाचल में। तो यहाँ तक मुझे याद आ रहा है
आप बोलते हो ना सत्यमेव जयते। अक्षय, हाँ हाँ हाँ, इसी पे हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसी के ऊपर तो हमारी पूरा सोसाइटल स्ट्रक्चर बना है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि सत्य की ही जीत होती है। स्पिनोजा, यही एक्सियम है। मतलब आपने मान लिया है कि सच एक अच्छी चीज होती है, और उसी के बेस पे आपने अपने सारे स्टैंडर्ड, सारे रूल बनाए हैं। अक्षय, अच्छा, तो ये होते हैं एक्सियम जिसके बेस पे हम अगली चीजें बनाते हैं। स्पिनोजा, हाँ। तो अब मैं तुझे जो समझा रहा था कि जैसे ज्योमेट्री में एक्सियम होते हैं, दो पैरेलल लाइंस कभी कभी नहीं मिलती। ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। इन्हें प्रूव करने के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, प्योर लॉजिक से ये सब हम निकाल सकते हैं। अक्षय, मतलब स्पिनोजा, मतलब अगर तू सब ह्यूमंस, जैसे मान लो कि सब ह्यूमंस मॉर्टल है और सोक्रेटिस भी एक ह्यूमन है, तो इसका मतलब सोक्रेटिस भी मॉर्टल है। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ना, हमें कोई एक्सपेरिमेंट की नीड नहीं है। अक्षय, हाँ, ये बात तो सही है। मतलब असली नॉलेज इमेजिनेशन और रीजन है। नहीं, अभी एक और चीज बाकी है। वो क्या है? वो है इंट्यूशन, थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज। मतलब गॉड मोड ऑन होता है इसमें। अक्षय, ये सब ठीक है, पर ये एक्चुअल में है क्या? इंट्यूटिव नॉलेज मतलब है क्या? स्पिनोजा, ये हाईएस्ट लेवल है नॉलेज का। जैसे तुम एक पेड़ देखते हो, तुम्हें सीधा समझ आ जाता है कि ये पेड़ है, पर ये पेड़ एग्जिस्ट क्यों करता है? अक्षय, हैं? मतलब क्या? स्पिनोजा, तुझे पता है कि नेचर परफेक्ट है, मतलब कि नेचर ही तो गॉड है, तो मतलब गॉड परफेक्ट है और उसमें हर चीज अपनी जगह पर है। तो तू पेड़ को एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ यूनिवर्स देखेगा। ये है क्योंकि ये होना ही था। एग्जाम्पल ले ले, तेरा पिछले मंथ ब्रेकअप हुआ था। हाँ हुआ था, तो उसकी क्या वजह थी? स्पिनोजा, तेरी एक्स का नेचर प्लस तेरा नेचर प्लस यूनिवर्स के लॉज। ब्रेकअप वॉज इनएविटेबल, नो रिग्रेट्स, इट हैड टू बी हैपन। इसका मतलब फाइन नॉनल फाइनल टेक अवे, नॉलेज इज इक्वल टू पावर एंड पावर इज इक्वल टू फ्रीडम। अक्षय, तो फिर सही नॉलेज का क्या फायदा है? स्पिनोजा, ये तूने सही क्वेश्चन पूछा। मतलब आज के पूरे लेक्चर का ये सबसे, मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉलेज का क्या फायदा। स्पिनोजा, इमेजिनेशन है फर्स्ट काइंड की नॉलेज, जो डर, कंफ्यूजन, एजम्पशन हम जो कर देते हैं एज्यूम। सेकंड नॉलेज है रीजन, जो हमें क्लैरिटी, लॉजिक और सर्टेनिटी देता है। इंट्यूशन है थर्ड काइंड ऑफ नॉलेज, जो टोटल एक्सेप्टेंस देता है। फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। अक्षय, मतलब जितना ज़्यादा मैं रीजन और इंट्यूशन यूज करूंगा, उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीऊंगा। स्पिनोजा, बिल्कुल। मैंने भाई साहब पूरी जिंदगी लेंस घिसा घिसा के बिता दी अपनी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं अंबानी अडानी बनूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी क्या बोलते हैं इमोशन से नहीं जीता था, मैं जीता था रीजन और इंट्यूशन से। क्योंकि तुझे पता होगा कि सब कुछ एक नेसेसरी है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है। अक्षय थोड़ा ओवरवेल्म्ड है, अक्षय थोड़ा ओवरवेल्म्ड है। पर स्पिनोजा बड़का जी,
अक्षय थोड़ा ओवरवेल्म्ड है, पर स्पिनोजा उसे एक इटर्नल पर्सपेक्टिव देता है। अक्षय, तू एक वेव है, तू ओशन का हिस्सा है। वेव को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि ओशन ऑलरेडी परफेक्ट है। अक्षय, ओह, समझ गया। मतलब म, मैं एक मतलब मैं भगवान का पार्ट हूँ। हम ब्रह्मास्मि। मतलब मैं जो कुछ भी करता हूँ वो होना ही है, वो नेसेसिटी है। ओके, मतलब अब मेरे पास ना कुछ बोलने को है ही नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये है क्या मेरे आसपास। सब्सटेंस, एट्रीब्यूट्स, मोड्स, गॉड, ये सब कुछ जो मैं दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक रियलिटी का पार्ट है। मैं भी उसी रियलिटी का पार्ट हूँ। सुख, दुख, बुरा, सही, गलत, खुशी, ये सब रियलिटी के अलग अलग एक्सप्रेशन है। वाह, अब मुझे पूरी क्लैरिटी है आपकी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की। पर मेरा एक क्वेश्चन है स्पिनोजा, तेरे क्वेश्चन नहीं खत्म होते। चल पूछ। फिर आपने एथिक्स का कंसेप्ट क्यों दिया? स्पिनोजा, भाई अगर तुझे पता है रियलिटी क्या है और वो रियलिटी तुझे कैसे मिलेगी, पर उस रियलिटी से तू करेगा क्या? अगर उस रियलिटी को तू अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं करेगा, इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, तो ऐसी नॉलेज का क्या फ़ायदा? एक अच्छी और वर्चुअस लाइफ जीने के लिए तुम्हें एथिक्स की ज़रूरत है। इसीलिए तुम्हें एथिक्स समझने पड़ेंगे। और तुम्हें पता है, मैं सबसे ज़्यादा मशहूर अपने एथिक्स के लिए ही हुआ था, मेटाफिजिक्स और एथिक्स के लिए। अक्षय, अच्छा, पर एथिक्स का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या ये सिर्फ एक रैशनल लाइफ जीने का फ्रेमवर्क है, या इससे भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा? इतना तो पूछ सकता हूँ ना मैं। स्पिनोजा, अच्छा सवाल है अक्षय। देखो, एथिक्स का सिर्फ एथिक्स का गोल सिर्फ मॉरल रूल्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ जीना है जो रीजन के साथ अलाइन हो। जो ट्रेडिशनल मोरालिटी है वो एक्सटर्नल रूल्स पे, सोशल नॉर्म्स पे जोर देती है। मतलब सोशल नॉर्म्स और एक्सटर्नल रूल्स पे बेस्ड है। पर मेरी एथिक्स ये बताती है कि इंसान अपनी ट्रू नेचर को कैसे समझे और उसके अनुसार कैसे अपनी ज़िंदगी जिए। एक वर्चुअस लाइफ वही है जो रीजन के अकॉर्डिंग चले। अक्षय, तो तुम कह रहे हो कि सही तरीके से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी डिवाइन एंटिटी या किसी सोशल रूल को ब्लाइंडली फॉलो करें, बल्कि अपनी समझ से जिए, अपनी दिमाग के अकॉर्डिंग, रीजन और इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जिए। स्पिनोजा, एग्जैक्टली, रीजन और वर्च्यू एक ही चीज है। जो अपनी समझ के साथ इसे इस्तेमाल करता है वही ट्रूली एथिकल इंसान होता है। अक्षय, मुझे ये तो समझ आ गया कि रीजन फॉलो करना ही एक वर्चुअस लाइफ की तरफ हमें लेके जाता है, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारे इमोशंस और पैशंस हमें कंट्रोल करते हैं। इनसे कैसे निकला जाए, क्योंकि ये दुख देते हैं। स्पिनोजा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी पैशन के गुलाम हैं। समझने की ये बात है कि पैशन, जब कोई भावना तुम पर कंट्रोल करती है,
एक्टिव इमोशन, जब तुम भावना का रीजन समझकर उसे कंट्रोल करते हो। जब तक इंसान इमोशन का गुलाम है, तब तक वो फ्री नहीं हो सकता। अक्षय, यार ये ना काफी रूखा रूखा लग रहा है। थोड़ी एग्जांपल दो ना। मैं एग्जाम तुम्हें पता दो, मैं बिना एग्जांपल के समझ नहीं पाता। स्पिनोजा, तो सुनो, मतलब अगर तुम किसी क्रिटिसिज्म से हर्ट हो जाओ और रिएक्ट करने लगो, तो ये पैशन है। लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचो कि क्रिटिसिज्म एक परसेप्शन है और परसेप्शन चेंज हो सकता है, तो तुम इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रहो लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचो कि क्रिटिसिज्म एक परसेप्शन है और परसेप्शन चेंज भी हो सकता है, तो तुम इमोशन के ऊपर कंट्रोल रख पाओगे। अक्षय, मतलब इमोशन को सप्रेस करना सोल्यूशन नहीं है। हमें तो यही बोला गया है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, सप्रेस करो, बल्कि उनको लॉजिकली समझना और डायरेक्शन देना सोल्यूशन है। स्पिनोजा, एग्जैक्टली। मुक्ति का पहला स्टेप है अपनी इमोशंस का रैशनल एनालिसिस करना। अक्षय, एक और एग्जांपल दो। स्पिनोजा, ठीक है, मैं तुझे एक और एग्जांपल देता हूँ, पर मैं एक पानी पी लूँ थोड़ा सा, यार मेरा थोड़ा गला दुखने लग पड़ा है। अक्षय, हाँ हाँ, पियो पियो पियो, रुको एक मिनट। तो सुनो, मान लो तुम ऑफिस में काम करते हो या किसी स्कूल में हो। तुम तुम्हारा ऑफिस में तुम्हारे बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है एक बात को लेके। बॉस बोल रहा है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तुम बोल रहे हो ये काम ऐसे होना चाहिए, पर तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। ओके, एक पर्टिकुलर परसेप्शन पे साथ अपनी डिस्कशन को आगे लेके जा रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बॉस गलत है या तुम गलत हो। तुम्हारा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सहमति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा इंसान गलत है। अक्षय, अच्छा, अब समझा मैं। इसीलिए मतलब कि ज़्यादातर लोग ना, मतलब जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अगर मान लो मेरे किसी के साथ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थोड़ी अजीब सी हो जाए ना, तो लोग मेरे बारे में वैसे ही इमेज बना देते हैं। तो इसका मतलब वो जो लोग मेरे बारे में इमेज बना रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मे बी एक पर्टिकुलर टॉपिक में मेरी उनके साथ सहमति ना हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं इंसान गलत हूँ। स्पिनोजा, बिल्कुल सही। अक्षय, तुम्हारा कोनेटस का कंसेप्ट मुझे याद है कि हर इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करना चाहता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि कोनेटस एथिक्स से कैसे जुड़ता है। स्पिनोजा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, कोनेटस सिर्फ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि ये एक रैशनल बीइंग का रोड बल्कि ये एक रैशनल बीइंग के रूप में अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने की एक इच्छा है। अगर कोनाटस रीजन से गाइडेड हो, तो ये वर्च्यू बन जाता है। अगर कोनाटस पैशन से ड्रिवन हो, तो ये सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। जो भी रीजन से जीता है, वही अपनी भलाई का ध्यान रख सकता है। अक्षय, मतलब अगर एक इंसान अपनी डिजायर और फियर्स के चक्कर में ना पड़े, एक्टिवली रीजन को फॉलो करे, तो उसका कोनेटस एक पॉजिटिव फोर्स बन जाता है। बिल्कुल, तुम जितना ज्यादा रीजन को जीते हो, उतना ही फ्री रहते हो। अक्षय, मैंने तुम्हारा मेटाफिजिक्स में गॉड का कंसेप्ट समझ लिया है कि गॉड एक यूनिवर्सल नेसेसिटी है और नेचर के लॉ के रूप में दिखते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि गॉड की नॉलेज एथिक्स में कैसे मदद करती है। स्पिनोजा, जब तुम गॉड या नेचर का ट्रू नॉलेज प्राप्त कर लेते हो,
तो तुम्हारी समझ बढ़ती है और तुम पैशन से मुक्त होते हो। जो भी लॉजिकली समझता है वही गॉड को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। गॉड का नॉलेज रियल फ्रीडम का रास्ता है। जो इंसान गॉड के लॉज को समझता है वही नेचर के साथ अलाइन हो जाता है। अक्षय, मतलब इतनी गहरी समझ होगी, मतलब जितनी गहरी समझ होगी उतना ही इंसान फ्री और एथिकल होगा। स्पिनोजा, एग्जैक्टली। अक्षय, अब मुझे समझ आ गया कि फ्रीडम का असली मतलब है इमोशन और पैशन के ऊपर कंट्रोल पाना। अब मुझे बताओ कि मुक्ति का रियल मीनिंग क्या है, मतलब मोक्ष का रियल मीनिंग क्या है। स्पिनोजा, मुक्ति का रियल मीनिंग है इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम है। मुक्ति का रियल मीनिंग है जब तुम फियर और होप से मुक्त हो जाते हो, जब तुम पैशन के गुलाम नहीं रहते, जब तुम प्योर विजडम के साथ जीते हो। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को समझते हैं उतना ज़्यादा हम ट्रू फ्रीडम में जीते हैं। अक्षय, तो रियल लिबरेशन या निर्वाणा कोई आफ्टर लाइफ में नहीं मिलता, बल्कि रीजन बेस्ड लाइफ जीने से मिलता है। स्पिनोजा, बिल्कुल सही। मुक्ति स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है। अक्षय, तुम कह रहे हो कि सोल इमोर्टल है। ओ सॉरी सॉरी, तुम कह रहे हो कि सोल इमोर्टल है लेकिन फिर भी एक तरीके से इंसान अमर हो सकता है, ये कैसे। स्पिनोजा, देखो, पर्सनल इमोर्टलिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारे थॉट्स और विजडम सरवाइव कर सकते हैं। जो नॉलेज और विजडम तुमने एक्वायर की है वो सरवाइव करती है। तुम्हारे आइडियाज अगली जनरेशन में जिंदा रहते हैं। जितना तुम अपने थॉट्स को हायर रियलिटी से कनेक्ट करते हो उतने तुम इटर्निटी में पार्टिसिपेट करते हो। अक्षय, मतलब इमोर्टैलिटी का रियल मीनिंग है विजडम का इटर्नल होना। स्पिनोजा, एग्जैक्टली। इंसान सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी समझ और विजडम एग्जिस्ट करती है। अब मैं अगर इस पूरी वार्तालाप को कंक्लूड करूं तो ट्रू फ्रीडम का रास्ता है तुम इमोशंस के गुलाम ना बनो, तुम रीजन और वर्च्यू से जियो, तुम गॉड को लॉजिकली सिस्टम के रूप में समझो, तुम अपनी इंटेलेक्चुअल को मैक्सिमम ग्रो करो। ऑल थिंग्स एक्सीलेंट। अक्षय, मतलब ट्रू फ्रीडम सिर्फ रीजन, विजडम और सेल्फ अवेयरनेस से मिल सकती है। स्पिनोजा, एग्जैक्टली। और यही मेरी एथिक्स का पर्पस है। तो इसी के साथ स्पिनोजा की मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स खत्म हो जाते हैं। इस लेक्चर में मैंने स्पिनोजा की क्रिटिसिज्म डिस्कस नहीं की। उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे सोचो क्या रीज़न हो सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लूँ तो आपको कैसे पता लगेगा कि स्पिनोजा कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। तो मैं चाहता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो। ये स्पिनोजा नहीं बोल रहा, ये अपना देसी फिलोसफर बोल रहा है। स्पिनोजा और अक्षय अब चले गए हैं, हमने उसकी डिस्कशन को पूरा पढ़ लिया है। तो अगर मैं क्रिटिसिज्म आपको बता दूं कि उसकी क्रिटिसिज्म ये है तो आप सोचना शुरू नहीं करोगे, क्योंकि जब मैं अपनी पिछली वीडियोस को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया। मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचो कि स्पिनोजा कहाँ गलत हो सकता है, कहाँ, मतलब गलत नहीं हो सकता, मतलब कहाँ उसके अंदर कमी रह गई।
तो खुद सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी में इसकी कमी है, इसके इस कांसेप्ट में कमी है, इसके मेटाफ़िज़िक्स में कमी है, इसकी एपिस्टेमोलॉजी में कमी है, इसके एथिक्स के इस कांसेप्ट में कमी है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और एक और बात, मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ, वर्किंग प्रोफ़ेशनल हूँ, पिछले 11 साढ़े 11 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इन द सेंस कि 12-13 घंटे तो मेरे ट्रैवलिंग और कंपनी में बीत जाते हैं। तो उसके बाद जब मैं ये बनाता हूँ तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा प्यार दें, थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, आगे इसको बढ़ाएँ। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम एक्चुअल में वर्थ इट है, तो आप इसको उन लोगों के पास शेयर करें जो एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलॉसफ़ी हर बंदे को पढ़नी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड कोई आर्ट्स या कॉमर्स का नहीं है। मेरा बैकग्राउंड भी आपकी तरह मोस्टली लोगों की तरह नॉन मेड का ही है। मैंने भी नॉन मेडिकल किया है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में की है। पर अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, शुक्र है कि मैंने फ़िलॉसफ़ी पढ़ ली। मैंने क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी और उसी के दौरान मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और पॉलिटिकल साइंस में मैंने प्लेटो सोक्रेटिस को पढ़ा और उन्होंने मेरे दुनिया देखने का नज़रिया चेंज कर दिया। तो मेरा एक सपना है, पूरा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, कि इंडिया का यूथ फ़िलॉसफ़ी पढ़े ताकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आए और इंडिया एक ऐसा देश बने जो दूसरों को डोमिनेट ना करता हो, बल्कि इंसान को इंसान समझता हो, इंसान की रिस्पेक्ट करता हो और चारों ओर खुशियाँ हो। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।